आज हम लोगों को समझना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, याद है बेटा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where epsilon naught is called permittivity of free space। और हमने क्या देखा था कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं इस तरह से और उनके बीच की डिस्टेंस है R, और ये दोनों चार्जेस ऑब्वियसली फ्री नहीं है मूव करने के लिए। अगर फ्री होंगे तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये भाग जाएंगे। तो ये दोनों चार्जेस दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि भाई ये दोनों चार्जेस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है और ये कहाँ रखे हैं, हवा में या वैक्यूम में, तो ये है इन दोनों के बीच का फोर्स। अब ये जो फोर्स है 1 पर 2 की वजह से या 2 पर 1 की वजह से, वो दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। एक तो बात ये, क्योंकि यही तो एक्सप्रेशन आएगा दोनों के बीच फोर्स का, चाहे इसे लिखे चाहे इसे लिखे, तो इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। ऑपोजिट है, इक्वल है और अलग अलग पॉइंट्स पर लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर इन दोनों चार्जेस को, जो कि फ्री नहीं है मूव करने के लिए, हवा की जगह इनको मान लो कि पानी में रख दिया गया। अब इस बात को समझना है। The two charges are now placed in water, right? Now just observe the water molecule. It's oxygen which is having bond with hydrogen. Now you know that oxygen is more electronegative than hydrogen. So the bond electron is more shifted towards oxygen, and that is why oxygen gains partial negative charge and hydrogen acquires partially positive charge. This type of molecule is known as, in which the center of positive and negative charge is not same, such molecule is called polar molecule. तो जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली हम सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम दिखाते हैं कि भाई एक एंड मॉलिक्यूल का, एक साइड मॉलिक्यूल की निगेटिवली चार्ज्ड है पार्शियली, और एक साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि इनके जो सेंटर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, वो सेम नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से एक एंड पर नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है उनके ऊपर, है ना, फोर्सेस लगने की वजह से चार्जेस पर। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है तो सोचो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये जो नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल, इस चार्ज को घेरने लगेगा। यूँ कह सकते हैं हम कि ये जो नेगेटिव एंड है या नेगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को और इस चार्ज को भी चारों ओर अट्रैक्शन की वजह से घेरने लगेगा। ध्यान से समझो इस बात को। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज का इस चार्ज के चारों ओर, वो इवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज का भी अट्रैक्शन है, तो इस निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड में ज़्यादा घना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। इसकी वजह से क्या होगा कि इस चार्ज पर दो तरह के फोर्स लगने लगेंगे। एक तो फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है Q2 का, वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स 1 पर 2 की वजह से वो तो लग ही रहा है Q1 पर, और साथ में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है निगेटिव चार्ज का, निगेटिव एंड का, ये अट्रैक्शन फोर्स इस साइड के कंपैरिजन में इधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इस तरफ एक नेट फोर्स इस Q1 पर तब लगने लगेगा जब ये एयर की बजाय किसी ऐसे मीडियम में आ जाए जिसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स और लगने लगेगा इस Q1 पर किसी मीडियम में जब ये दोनों चार्ज रखे जाए। ध्यान करना, हवा की जगह किसी मीडियम में जब ये दोनों चार्ज रखे जाएं तो इन पर एक फोर्स इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन इंड्यूस चार्जेस की, जो कि इसको घेर कर मीडियम के मॉलिक्यूल्स के पार्शियली निगेटिवली चार्ज एंड्स हैं जो इसको घेर कर इसके चारों ओर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आ गए हैं। तो इनके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस साइड में ज़्यादा निगेटिव चार्ज है क्योंकि उस पे ये अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है और उसकी वजह से ये एक अट्रैक्शन फोर्स एडिशनल लगने लगा मीडियम के अंदर। इसको अगर हम F डैश कहें तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 is now repulsive force minus discharge force, निगेटिवली इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है। अब इसका क्या असर हुआ तुम साफ साफ समझ सकते हो कि जब दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा तो उनके बीच का इफेक्टिव फोर्स अब कम हो गया। पहले उनके बीच जो फोर्स था अब एक फैक्टर उसमें से सब्ट्रैक्ट होने लगा। वही सेम एनालिसिस जो हम Q1 के लिए कर रहे हैं सेम Q2 पर भी अप्लाई होगी। तो जो नेट फोर्स था मीडियम के अंदर उसको हमने कहा कि नेट फोर्स इन द मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था इसको हमने रिप्लेस कर दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से बड़ी है और इस वजह से जो ये रिडक्शन फोर्स में हो रहा था, डिक्रीज जो फोर्स का था, वो यहाँ पर हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में या एयर में है तो उनका फोर्स F0 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। और अगर दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें तो हम इससे F इन द मीडियम कहेंगे और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा वो क्या सीखा, that if the two charges are placed in a medium other than air, force between the two charges will decrease, always will decrease. Keep it in mind. And this decrease depends upon nature of the medium. कितना पोलराइज है मीडियम का मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कितना कम हो जाता है, बिकॉज द इफेक्टिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। ये दिख रहा है यहाँ से कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो इस बात को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंसीडर करने के लिए हमने कहा कि हायर इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, लेसर विल बी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। दैट मीन्स द फोर्स इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon of the medium, permittivity of the medium Q1 Q2 upon R square, and this permittivity, if this value is more, then this force between the two charges will be less. तो permittivity असल में कितना कम हो जाएगा फोर्स इससे रिप्रेजेंट करती है। दिमाग में ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से बिठाओ कि परमिटिविटी वो क्वांटिटी है जो ये बताती है कि अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हों
तो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच कितना कम हो जाएगा। अब हम एक और एनालिसिस करें कि अगर हमने दो चार्जेस को एयर में रखा और उसकी वजह से उनके बीच फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r² है, और जब उन दोनों चार्जेस को हमने किसी मीडियम में उसी डिस्टेंस पे रखा तो उनके बीच का फोर्स ये इस एक्सप्रेशन से गिवन है मैग्नीट्यूड से, तो इनको डिवाइड कर दिया। दैट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, डिवाइड करोगे तो 1/4πε0 और 1/4πε ऑफ मीडियम में 4π चला जाएगा। तो हम इसको पूरा पहले लिख लेते हैं, 1/4πε ऑफ मीडियम, देन Q1 Q2/r², ये न्यूमरेटर हो गया, और 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये डिनोमिनेटर हो गया, और हमारे पास बचा ε0/ε परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम एक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी ठीक। अब देखो ये जो k है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी हमेशा फ्री स्पेस की परमिटिविटी से बड़ी होगी। तो ये जो k है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को लिख लें और ये हमें याद रहनी चाहिए। k is 1 for air. K is infinity for metals, conductors, and K is any value greater than 1 for any poor conductor. ठीक, 1 से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा। तो अब हमको कुछ क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं और अब बहुत प्रोबेबल है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इस डिस्कशन को एक बार ध्यान से देख लें। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये कैसे डिफाइन हो रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या बता रहा है? देखो ये बता रहा है, इसको यहाँ पे देखो कि फोर्स इन मीडियम, इसको इधर ले आते हैं और के को इधर ले जाते हैं, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर अपॉन के। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या बताता है कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर एयर में रखे हों और फिर वही दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखे हों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट फैक्टर बाय विच फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल रिड्यूस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम। कुछ बात समझ आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? वो फैक्टर जिससे फोर्स दो चार्जेस के बीच का कम हो जाएगा, जबकि वो सेम डिस्टेंस पर मीडियम में भी रखे हैं और सेम डिस्टेंस पर एयर में भी रखे हैं। तो मीडियम में कितना फोर्स कम हो जाएगा, इसे
रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। तो अब हम लोग एक एक करके उन पॉइंट्स को ध्यान से समझ कर लिखेंगे जो क्वेश्चन के फॉर्म में हमें पेपर में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस टॉपिक से पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी पूछा गया है ना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिफरेंट लैंग्वेज में। दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 21 ऑल्सो, एंड मे बी इफ 21 इट इज़ नॉट आस्क्ड देन फॉर 2022। तो अब देखते हैं कि इस पैटर्न को देखते हुए वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमको प्रिपेयर करने चाहिए और हमें बोर्ड में मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रोबेबल हो सकता है दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिफाइन करो। इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक स्पेसिफिक तरीका दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/√ε0 म्यू नॉट, and then you will write that this quantity ε0 is called permittivity of free space, while mu naught is known as permeability of free space, which is related with the magnetic field, है ना, और ε0 is related with the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात थोड़ा और समझ में आएगी कि हम परमिटिविटी को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, and that is that permittivity of medium represents, this quantity represents opposition of that medium which that medium offers to an electric field to be established in that medium. Its opposition offered by a medium to an electric field to be established in that medium. मतलब जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में उतनी मुश्किल से इस्टेब्लिश होगी, और इसी वजह से दो चार्जेस जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स उतना ही कम होगा जितना कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। तो ये दोनों डेफिनेशंस हम लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो कि पूछा गया है एक्चुअली वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, यूनिट ऑफ ε0, हम इसे हाईलाइट करेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पेपर के लिए। और उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले F इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ मैं तुम्हें वो तरीका भी बता रही हूँ जिस तरीके से तुमको ये क्वेश्चन लिखना है। एक क्लास में अलग से लूँगी जिसमें मैं बोर्ड की जो उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एनालाइज की है कि कहाँ स्टूडेंट ने क्या क्या गलतियाँ करी हैं लिखने में, जिससे उनके मार्क्स थ्योरी पेपर में डिडक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर तुम समझ लो कि अगर यूनिट ऑफ परमिटिविटी तुमसे पूछी गई है तो तुमको कैसे प्रोसीड करना है। अगर 1 नंबर का सवाल है देन इट्स जस्ट राइट द यूनिट, लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल है देन यू राइट द फॉर्मूला। आफ्टर दैट keep ε0 at one side, at this side, and rest all the quantities on the other side. So you will have Q1 Q2 upon FR²। और ये जो 1/4π है इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो बस इसे लिखा रहने दो। अब हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ ε0, दैट इज चार्ज की यूनिट हमने देखी थी एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। Q कैन बी रिटन एज I इंटू टी। तो फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं कूलम, तो SI यूनिट अगर हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर Q1 Q2 की जगह। उसके बाद फोर्स न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसका एक और फॉर्म हमको मिल जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर क्यूब, और सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया तो ये 4 हो गया। अब ये हमने इन दोनों फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं ना ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको यूनिट ऑफ परमिटिविटी ये भी देखने को मिल सकती है। तो आपको दोनों तरह के फॉर्म पहचानने आने चाहिए। इसके अलावा यहीं से देखो, इसी से आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया यूनिट ऑफ परमिटिविटी, और दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो इसी फॉर्मूले से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी विल बी, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशन ऑफ चार्ज स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन फोर्स हो गया MLT-2, और ये हो गया L2। तो ये तुम्हारा हो गया एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर गया तो सेकेंड टू द पावर मतलब एम्पियर स्क्वायर T4, और ये M ऊपर गया तो -1, और L ऊपर गया तो -3। तो ये तुम्हारा आ गया M-1 L-3 A2 T4 डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, हमें ज़रूर प्रिपेयर होने चाहिए बोर्ड के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान करो, हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पिछली बार देखा था। अब यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे अभी यहाँ पर किया था, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक साइड में लिखा और बाकी सब क्वांटिटीज़ दूसरे साइड में ले गए। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू मीटर आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो पॉइंट है जो हमें पेपर में मिल सकते हैं। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम 2-3 years. Relative permittivity is that factor by which force between two charges placed at some distance reduces at some distance in air. Force between two charges which are placed at some distance in air reduces by this factor, which is called relative permittivity, reduces when same charges are placed at same distance in that medium. And relative permittivity is permittivity of medium relative to permittivity of free space. So when we are writing force between two charges placed at distance r in some medium, then we write 1/4 pi permittivity of medium Q1 Q2 upon r square. Permittivity of medium from this expression can be written as permittivity of medium can be written as permittivity of free space into dielectric constant or relative permittivity. So Newton's law can be written when the two charges are placed in some medium as 1/4 pi epsilon naught k in place of permittivity of medium epsilon naught k Q1 Q2 upon r square. Dimensions of k, very important, very important. ये मार्क कर दो सब लोग। डायमेंशन भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायमेंशंस, ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होगी,
because permittivity of medium upon permittivity of free space, it's ratio of same quantities. और अब दो बातें जो हमें याद रखनी है। न्यूटन कूलम्स लॉ में ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, है ना। अगर हम कूलम के फॉर्म में लिखें तो ये, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये हमको याद रहे तो अच्छा है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कुछ ट्रिक्स कुछ जगहों पर आपको निकाल लेनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डेटा आपको याद रह सके। जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 8, 8, 16 और 5, 21 होता है, और यहाँ पर 21 का इन्वर्स लिखा, 21 का उल्टा लिखा हुआ है 12। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो वैल्यू है 8.85 वो 21 सम करती है। तो 10 की पावर में इसका उल्टा 1, 2 लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप अपना भी कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो जिससे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू तुमको याद रह सके। तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कूलम्स लॉ।